बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज के दिन हम लोग डिस्कस करने लगे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज। सेकेंड ईयर, मेरा नाम शरियार है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर एमसीक्यूज केमिस्ट्री के कराची बोर्ड के लिए। आज की जो डेट है वो है 25 जून और दिन है सैटरडे। 2022 के अंदर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सेकेंड ईयर केमिस्ट्रीज के एमसीक्यूज को हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम ऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं। ये पूरा पोर्शन छोड़ के हम ऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलें बेटा स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लेंदी भी हो सकती है वाली। तो यहाँ पे बोलना है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज नोन एज। बेटा केमिस्ट्री कार्बन कंपाउंड्स की क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात तो हमें पता है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया गया था वो था यूरिया। वो नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट सिंथेसाइज्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी। तो बेटा उस साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक वॉलर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्टडीड सेपरेटली फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सेपरेटली पढ़ा जाता है। उसकी वजह ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वो कार्बन एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए ज्वाइन हुए हुए, तो बिल्कुल सही बात है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं लेकिन सॉल्युबल हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, बिल्कुल। और ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर इन नेचर होते हैं, स्लो होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो हम सारे ही फैक्टर्स की वजह से, इन सारे फैक्टर्स की वजह से हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अलग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर सी हो गया। सेकंड का आंसर हमें पता है, सेकंड का आंसर यूरिया है। थर्ड का आंसर क्या है? फ्रेडरिक वॉलर। और फोर्थ का आंसर है ऑल ऑफ द अबव फैक्टर्स। पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसका आंसर है बेटा कोल तार। अच्छा, अब इसके नीचे बढ़ते हैं। है सॉरी सॉरी सॉरी, कोलतार। तो हमारे पास अब आते हैं सेवन पे। सेवन के अंदर क्या है? थर्मल डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड थर्मल डिस्टिलेशन। हीट देके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ना हवा की गैर मौजूदगी में, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? तो ये प्रोसेस कहलाता है बेटा पायरोलिसिस। अच्छा, उसके बाद इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन। अगर यही प्रोसेस यानी थर्मल डिकम्पोजिशन का प्रोसेस अल्केन्स के साथ किया जाए, यानी अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है, उनके साथ किया जाए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? तो ये प्रोसेस कहलाता है क्रैकिंग। नाइट्रोजन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होती है वो डिटेक्ट की जाती है लिजाइंस मेथड से। अच्छा, अच्छा ये फेडरल बोर्ड का सवाल है, आपका नहीं है, तो ये आपके उसमें नहीं आएगा, तो आप इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर 10th वाला सवाल भी फेडरल बोर्ड का है, आपका नहीं है, तो आप इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। 11 पे आ जाओ। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या है? तो प्लांट्स भी हैं, कोलतार, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम भी और एनिमल भी है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव फैक्टर्स। अब इसके नीचे आते हैं। अच्छा, हमने अभी डिस्कस किया 11 तक ना। अब 12 पे आ जाए। द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज एम्प्लॉयड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम। देखें, डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस किया जाता है लिक्विड्स को प्योरीफाई करने का, वो इसलिए किया जाता है ताकि हम सारी इम्प्योरिटीज उसके अंदर से अलग कर लें, हर किस्म की इम्प्योरिटीज के अंदर से अलग करें। 13 पे आ जाए। तो विच एलिमेंट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कौन सा एलिमेंट सबसे एसेंशियल है? तो ये चारों ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सबसे जो जरूरी एलिमेंट है वो है कार्बन। कार्बन हमारा सही आंसर होगा। हाइड्रोजन के बगैर भी गुजारा हो सकता है। देखें, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर आपको कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, लेकिन स्टिल ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे कार्बन मौजूद है। तो मेरे ख्याल में मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारा सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा कार्बन। अच्छा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रूशियन ब्लू। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सवाल है और ये आपका सवाल नहीं है, ये भी फेडरल बोर्ड का सवाल है, तो ये आपके उसमें नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं 15 पे। 15 के अंदर क्या बोला है? CH2। आगे क्या लिखा हुआ है? डबल बॉन्ड विद CH और सिंगल बॉन्ड विद C, फिर ट्रिपल बॉन्ड विद CH। तो इसका स्ट्रक्चर बना लो बेटा। CH2 डबल बॉन्ड विद CH, आगे लिखा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड विद CH। तो जब हम इसकी IUP से नेमिंग करेंगे तो हमें पता है नंबरिंग करेंगे यहाँ से, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब दोनों सेम पोजीशन पर आते हैं तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी हासिल होती है। तो 1 2 3 4, तो हो जाएगा बेटा 2 ब्यूटीन, क्योंकि पेरेंट अल्कीन का नाम जो होगा, पेरेंट चेन का नाम जो होगा वो अल्कीन के नाम पर होगा। और 3 पे क्या हो जाएगा? थर्ड पे ट्रिपल बॉन्ड है तो थर्ड पोजीशन पे सिर्फ आइन लिख दिया जाएगा ट्रिपल बॉन्ड को स्पेसिफाई करने के लिए। तो 2 ब्यूटीन 3 आइन इसका सही आंसर होगा। 2 ब्यूटीन 3 आइन, सॉरी
बेटा मैंने गलती कर दी, ये जो डबल बॉन्ड है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये जाएगा 1 ब्यूटीन 3 आयन, 1 ब्यूटीन 3 आयन इसका सही आंसर होगा। 1 ब्यूटीन 3 आयन हमारे पास ऑप्शन ए के अंदर मौजूद है। 16 पे आ जाओ। 16 के अंदर क्या बोलना है, रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी विच ओवर थ्रू द वाइटल फोर्स थ्योरी वॉज, वो रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी को खत्म कर दिया था, उठा के फेंक दिया था, वो थी वॉलर्स की सिंथेसिस फ्रॉम अमोनियम साइनाइड। अच्छा, उसके बाद 17 के अंदर क्या बोला है, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन फ्रॉम पेट्रोलियम आर ऑब्टेन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। 18 पे आ जाता है, व्हेन पेट्रोलियम इज हीटेड ग्रेजुअली एट 20 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड द बैच ऑफ वेपर्स इवॉल्व विल बी। 20 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में हमें जो बैच ऑफ वेपर्स मिलता है बेटा वो ईथर का होता है, पेट्रोलियम ईथर का। अब आगे बढ़ते हैं 19 पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी लार्ज इन नंबर बिकॉज ऑफ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं नेचर के अंदर, क्यों, क्योंकि कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है, कार्बन 4 जगहों से बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल सही बात है। कार्बन 4 जगहों से बॉन्ड बनाने का मतलब ये है कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, दोनों ही बातें सही हो गई। और कार्बन के अंदर इसी एबिलिटी को कि कार्बन अपने एटम्स के साथ मिलकर लॉन्ग चेन बना सकते हैं, इस एबिलिटी को कहा जाता है कैटिनेशन। तो कार्बन के अंदर कैटिनेशन का प्रोसेस भी होता है, तो सारी ही बातें दुरुस्त हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे अब आता है 20 पे, कोल तार इज ऑब्टेन्ड बाय अ, कोल तार इज ऑब्टेन्ड बाय अ obtained as a बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ। देखें कोल तार हमें कहाँ से मिलता है, कोल तार हमें मिलता है कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। अगर हम कोल तार की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें 3 चीज़ें मिलती हैं, हमें मिलती है कोल गैस, हमें मिलता है कोल तार, और हमें मिलता है साथ में बेटा कोक। तो हमें ये 3 चीज़ें मिलती हैं, तो कोल हमारा सही आंसर हो जाएगा कि कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें कोल तार मिलता है। वुड गलत हो गया, बोन्स गलत हो गया, और कोक भी गलत हो गया, क्योंकि कोक तो खुद हमें कहाँ से मिल रहा है, कोक तो खुद हमें कोल से मिल रहा है। ठीक है। अच्छा 21 पे आ जाए, लिंकिंग ऑफ 2 और मोर मॉलिक्यूल्स। लिंकिंग का मतलब दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का आपस में लिंक कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं आप किसी भी सब्सटेंस के, तो ताकि एक लार्ज सिंगल मॉलिक्यूल बन जाए। तो बेटा ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है पॉलीमराइजेशन, ये प्रोसेस कहलाता है पॉलीमराइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं, ऑल सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, ऑल सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलो बेटा वापसी आते हैं, यहाँ पे हमारे पास 22 के अंदर बोला है, ऑल सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है वो कहलाते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स जिसके अंदर क्लोज चेन कंपाउंड्स इन विच रिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम अलॉन्ग विथ सम अदर कार्बन एटम्स। देखें क्लोज चेन कार्बन एटम्स के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसे कार्बन एटम्स जिसके अंदर जो रिंग है वो कार्बन एटम्स का तो बना हुआ है, लेकिन साथ साथ में कोई और एलिमेंट भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो ऐसा जो क्लोज चेन कंपाउंड होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हाइड्रोसाइक्लिक। तो हाइड्रोसाइक्लिक बेटा हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे, हाइड्रोसाइक्लिक। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स पोजेसिंग अ हेक्सागोनल रिंग ऑफ 6 कार्बन एटम आर कॉल्ड, वो और तो ऑल क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर हेक्सागोनल रिंग होता है 6 कार्बन एटम्स का, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको बेटा कहा जाता है कार्बोसाइक्लिक। क्योंकि एलिफेटिक तो होगा ही नहीं यहाँ पे, एलिफेटिक तो ओपन चेन होते हैं, ठीक है, एलिफेटिक तो होते हैं ओपन चेन। अब आ गया एरोमेटिक और कार्बोसाइक्लिक। भाई देखें यहाँ पर ना एरोमेटिक में हाइड्रोकार्बन्स के अंदर टॉलीन, बेंजोइक एसिड, उसके अंदर 6 कार्बन एटम्स नहीं होते, तो ये एरोमेटिक भी गलत ऑप्शन है। कार्बोसाइक्लिक भी सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कार्बन साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर सारी आ जाते हैं, हेक्सागोनल के अलावा भी आ जाते हैं। तो हमारे पास सही ऑप्शन हो सकता था साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कह सकते हैं आप उसको, या फिर आप उसको बेंजीन कह सकते हैं। तो ये इसका सही आंसर होता है, या साइक्लोहेक्सीन होता है, साइक्लोहेक्साइन होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। पेंटेन के कितना आइसोमर्स हैं बेटा, पेंटेन के आइसोमर्स पूछ रहे हैं। किसी भी कंपाउंड के अगर हमें आइसोमर्स निकालने हो तो बहुत आसान है। लेट से हमारे पास पेंटेन है, तो पेंटेन का फॉर्मूला है C5H12। मैं आपको आइसोमर्स निकालने का एक आसान सा तरीका समझा देता हूँ। तो बेटा हमारे पास आइसोमर्स निकालने का एक निंजा ट्रिक मैं आपको समझा देता हूँ। आइसोमर्स निकालने का बहुत आसान सा तरीका है, वो है कि 2 मल्टीप्लाई कर लो N-4 से और फिर +1 कर लो, बहुत आसान सा तरीका ये। अब जैसे हमारे पास पेंटेन है, तो पेंटेन मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो आप कर लो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 - 4 और +1। अब 5 - 4 कितना हो जाएगा, 5 - 4 हो जाएगा बेटा
5 माइनस 4 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2, 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 यहाँ पे 3, तो 3 आइसोमर्स हमारे पास होंगे पेंटेन के अंदर, 3 आइसोमर्स होंगे पेंटेन के। अगर हेक्सेन का पूछ लेते हैं, जैसे हेक्सेन है तो हेक्सेन के कैसे निकालते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 4 प्लस 1 आप करते हैं, ये क्या रहता है 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 प्लस 1, 6 माइनस 4 कितना होता है बेटा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 हो जाता है, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 5 आइसोमर्स होता है हमारे पास हेक्सेन के। ठीक है, तो ये हमारे पास एक निंजा ट्रिक है इसको सॉल्व करने की। अच्छा, केरोसिन के अंदर पूछ रहे हैं, केरोसिन इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग हाउ मेनी कार्बन एटम्स, तो केरोसिन के अंदर 10 कार्बन से लेके 16 कार्बन एटम्स तक के दरमियान में हो सकते हैं बेटा। तो ज़रा देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन गिवन है 10 से 12 कार्बन एटम्स तक के दरमियान में, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा बेटा, क्योंकि उन्होंने इसके अलावा कोई और ऑप्शन सही दिया हुआ नहीं है। C6 से गलत हो गया ऑप्शन, C5 से भी गलत हो गया और C1 से भी गलत हो गया। अच्छा, हमारे पास आ जाओ 27 पे। 27 के अंदर बोला है पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC कैन बी मेड अप द पॉलीमराइजेशन ऑफ, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो इनमें से किस चीज़ की पॉलीमराइजेशन से बनाया जा सकता है, तो विनाइल क्लोराइड की प्रेजेंस से बनता है पॉलीमराइजेशन, विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन से बनता है हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड के अंदर क्लोरीन शामिल होगा। आप देखो क्लोरीन कहाँ पर है, यहाँ पे क्लोरीन है नहीं है, यहाँ पे भी क्लोरीन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सही ऑप्शन हो गया जिसके अंदर क्लोरीन मौजूद है, ये कहलाता है वाला कंपाउंड कहलाता है विनाइल क्लोराइड। 28 पे आ जाओ। एम्पेरिकल फॉर्मूला एक कंपाउंड का है CH2O और उसका मॉलिकुलर मास है 180। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला इस कंपाउंड का क्या होगा बेटा, हमने ये बताना है। आइए ज़रा चेक करते हैं, यहाँ पे ज़रा सॉल्व कर लेता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला है कंपाउंड का CH2O। आप देखो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास होगा कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और प्लस ऑक्सीजन का 16, टोटल मिला लो तो ये हो जाएगा 30। मॉलिकुलर मास गिवन है 180, 180 को 30 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा बेटा 6। आप एक काम करो, इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला को बेटा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास मॉलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O और इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो ये क्या हो जाएगा C2H12 और O6। ये हमारा इसका सही आंसर है C2H12 और O6, C2H12O6। क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा भाई, कार्बन 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सॉरी कार्बन 6 हो जाएगा C6H12O6, तो हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा C6H12O6। अब बहुत तेज शायद सॉल्व करना शुरू किया था। 29 पे क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर केमिकल कंपाउंड्स विद सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड। बेटा देखें, बोला है कि 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड्स जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला हो सेम लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो डिफरेंट, तो वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, तो वो कंपाउंड्स कहलाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। अच्छा, इथानॉल और मिथॉक्सीमीथेन, यहाँ पे पूछा इथानॉल और मिथॉक्सीमीथेन जो है वो एक ही मॉलिकुलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। वो मॉलिकुलर फॉर्मूला कौन सा है, तो वो मॉलिकुलर फॉर्मूला बेटा C2H6O। आइए ज़रा इसको समझते हैं कि ये कैसे हुआ है। तो इसको समझते हैं बेटा, इथानॉल इथानॉल का फॉर्मूला क्या है, तो भाई हम इथानॉल का फॉर्मूला देख लेते हैं। इथानॉल इथाइल अल्कोहल को बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। और इसके बाद मिथॉक्सी मीथेन का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। मिथॉक्सी मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मिथॉक्सी मीथेन का फॉर्मूला होता है बेटा C2, मिथॉक्सी मीथेन का फॉर्मूला होता है CH3OCH3। तो ये हमारे पास मिथॉक्सी मीथेन है, मिथॉक्सी और साथ में मीथेन है, या इसको डाईमिथाइल ईथर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला आप चेक करेंगे तो ऊपर भी 2 कार्बन है, नीचे भी 2 कार्बन है, यहाँ पर तो 2 कार्बन दोनों में है। हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 1 6, यहाँ पर 3 और 3 6, तो हाइड्रोजन है दोनों के पास 6, ऑक्सीजन दोनों के पास 1 1 है, तो C2H6O ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C2H6O, ये इसका सही आंसर है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 31 के अंदर क्या बोला, 31 होमोलॉगियस सीरीज, एक होमोलॉगियस सीरीज जो होती है वो अपने नेक्स्ट हायर वाले एलिमेंट कंपाउंड से या प्रीवियस वाले लोअर होमोलॉग से कितना डिफर रखती है, कितना डिफरेंस रखती है मॉलिकुलर मास के अंदर, तो बेटा इसका सही आंसर है 14, क्योंकि एक होमोलॉगियस सीरीज के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके दरमियान में डिफरेंस होता है CH2 ग्रुप का। तो यहाँ पे CH2 का अगर आप मोलर मास निकालेंगे तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, तो टोटल मिला के हो जाएगा 14। अगर हम जनरल फॉर्मूला अल्केन्स की बात करते हैं, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। 33 के अंदर क्या बोला, अ ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन। वो ग्रुप एटम्स का
किसी कंपाउंड के अंदर जिसकी वजह से कोई ख़ास किस्म के रिएक्शन होते हैं, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्पेशल रिएक्शंस के लिए, किसी भी रिएक्शंस के लिए, वो ग्रुप क्या कहलाता है? तो वो ग्रुप कहलाता है बेटा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ही तो रिस्पॉन्सिबल है हर एलिमेंट के पीछे, हर रिएक्शन के पीछे फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल बेटा। अब 34 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिवॉइड, डिवॉइड मतलब खाली है, डिवॉइड मतलब खाली है, इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिवॉइड ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप, इनमें से कौन है जिसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता? तो इसका आंसर है बेटा अल्केन्स। अल्केन्स के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता क्योंकि अल्केन्स के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और सिंगल बॉन्ड्स को फंक्शनल ग्रुप शुमार नहीं किया जाता। 36 पे आ जाए, 35 पे आ जाए। 35 जो है हेलोजेंस, हेलोजेंस जो है एक्स, ये फंक्शनल ग्रुप है किस चीज़ का? हेलोजेंस फंक्शनल ग्रुप है अल्काइल हैलाइड्स का, ठीक है। अच्छा OH, OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ, देखिए OH जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अल्कोहल्स का भी होता है और फिनॉल्स का भी होता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बेटा बोथ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ओलेफिन्स, ओलेफिन एक डबल बॉन्ड जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है किस चीज़ का? अल्कीन्स का। ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप है, ये ट्रिपल बॉन्ड लिखा हुआ है, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड राइट हैंड साइड पर, एक सिंगल बॉन्ड लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ट्रिपल बॉन्ड जो फंक्शनल ग्रुप होता है अल्काइंस का। 39 पे आ जाओ। वो कंपाउंड जिनके अंदर कॉम्पोजिशन सेम होती है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? वो कंपाउंड्स बेटा आइसोमर्स कहलाते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। फर्स्ट और सिंपलेस्ट अल्केन कौन सा है इनमें? तो वो है मीथेन। अच्छा, इनमें कौन सा कीटोन है बेटा? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है CO। CO जहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड विद O, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नहीं है तो इसलिए ऑप्शन भी गलत, यहाँ पे भी नहीं है तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। और आ जाए, अगर नीचे आ जाए तो यहाँ पे भी CO नहीं आ रहा, C डबल OH आ रहा है, तो ये भी गलत। यहाँ पे हमारे पास CO आ रहा है तो हमारा कीटोन ये हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर है। इसका नाम है डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन, ये हमारे पास डाईथाइल कीटोन का फॉर्मूला हो गया। अच्छा 42 के अंदर बोले थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन पॉलीमराइजेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म, बोले जब इथाइन के 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो क्या बनाते हैं? तो हमारे पास इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है? इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2, अगर 3 मोल्स होंगे इसके पॉलीमराइज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दो कार्बन को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 to the 6 C6 बन जाएगा। और सिमिलरली हाइड्रोजन भी 6 हो जाएंगे, तो C6H6 हमारे पास फॉर्मूला है बेटा किस चीज़ का? बेंजीन का। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेंजीन। C6H14 इज द फॉर्मूला ऑफ, C6H14 इनमें से किसका फॉर्मूला है? तो C6H14 बेटा फॉर्मूला है हेक्सेन का। कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास हेक्सेन बिलोंग करता है अल्केन फैमिली से। अल्केन फैमिली का एक जनरल फार्मूला है, वो है फार्मूला CnH2n और साथ में +2, यानी जितने कार्बन है, अगर लेट से 6 कार्बन है तो उसका डबल कर लो हाइड्रोजन को, यानी CnH2n, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल कर लो, फिर उस डबल हाइड्रोजन में 2 और ऐड कर लो तो हमारे पास अल्केन बन जाएगा, तो C6H14 हो जाएगा। C6H14 जो है वो अल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप हो, अल्केन्स से बिलोंग करेगा, या C6 से 6 कार्बन है तो हेक्सेन कहलाएगा, तो हेक्सेन हमारा सही आंसर है। अच्छा 44, एक होमोलॉग जो होता है वो डिफर करता है फ्रॉम द प्रीसीडिंग मेंबर, एक होमोलॉग डिफर करता है अपने पिछले वाले मेंबर से कितना? CH2 ग्रुप का डिफरेंस रखता है। 45 पे आ जाए बेटा अल्काइंस, अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है, अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ऑप्शन सी। अच्छा 46 के अंदर बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा होता है बेटा? हेट्रोसाइक्लिक वो होता है जिसके रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट आ रहा हो, जैसे कि ये वाला एलिमेंट बनाया है, ये पैरिडीन का है, तो पायरिडीन जो है वो इनमें हेट्रोसाइक्लिक है बेटा। बेंजीन होमोसाइक्लिक होता है, टोलिन भी होमोसाइक्लिक होता है क्योंकि टोलिन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं होता, और क्लोरोबेंजीन भी होमोसाइक्लिक इसलिए होता है क्योंकि इसके साइकिल में कार्बन के अलावा कोई और नहीं होता, क्लोरीन जो होता है वो साइकिल के बाहर होता है, तो ये तीनों ऑप्शन बेटा हमारे गलत हैं। पायरिडीन हमारा सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट होमोलॉग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है होमोलॉग के बारे में? इनके मॉलिक्यूलर मासेस में कितना डिफरेंस होता है, हर होमोलॉग के दरम्यान में कितना डिफरेंस होता है? 14 का, ये वाली बात सही है। होमोलॉग जो होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल सही बात है। होमोलॉग का फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, ये तीनों बातें सही है बेटा, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बोलना है IUPAC नेमिंग ऑफ CH3O C2H5 की, तो CH3O सबसे पहले तो ऑक्सीजन को छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ मिला लेंगे तो हो जाएगा मिथॉक्सी, और
जो C2H5 है इसको हम अल्केन वाला नाम दे देंगे, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। अब आप देखिए मिथॉक्सी इथेन कहाँ पर है, तो मिथॉक्सी इथेन है बेटा ऑप्शन बी के अंदर। अब आगे आ जाए, अच्छा इसके अंदर दो ऑप्शन सही हैं, मेथॉक्सी इथेन ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, और इथाइल मिथाइल ईथर वाला ऑप्शन भी बेटा सही है, दोनों ऑप्शन ही सही है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन होना चाहिए था, बोथ बी एंड डी वाला, जो कि मेरी ना अहली की वजह से मौजूद नहीं है। तो आपके पास अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो आप उसको ठीक कर दे देगा। आई होप यू गेट द आंसर। अब आ जाए 49 पे। 49 के अंदर क्या बोल रहे हैं कि IUPAC नेम CH2 डबल बॉन्ड विथ CH। अच्छा पहले एक काम करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं CH2, उसके बाद लिखा हुआ है खाली जगह पर ड्रॉ करते हैं CH2 डबल बॉन्ड विथ CH, और उसके बाद आगे सिंगल बॉन्ड है कार्बन का हाइड्रोजन से, और उसके बाद दो मिथाइल ग्रुप है, एक CH3 लेफ्ट हैंड साइड पे और एक CH3 हमने नीचे लगा लिया, दो मिथाइल ग्रुप थे हमने इनको जोड़ दिया। तो अब इसकी IUPAC नेमिंग करते हैं 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे डबल बॉन्ड है, तो सॉरी 1 पे डबल बॉन्ड है और थर्ड पे मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल, और साथ में हो जाएगा 1 ब्यूटीन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। आई होप यू गेट द आंसर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 6 समाप्त हो गया है, और अब इसके बाद इसकी आंसर की है, आप चाहें तो इसकी आंसर की से इसको सुकून से, अरे अरे भाई साहब ये हमारा जो लैपटॉप है ये हो गया है थोड़ा सा बीमार, तो एक काम करता है बेटा, इसका इलाज करते हैं, अभी ये रुकेगा नहीं। देखें इसकी आप क्या नाम है, अब पिक्चर ले लीजिए, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद अब देख लिया कि आपने सब सही कर लिया कि नहीं किया, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप यू गेट द आंसर। तो चलिए बेटा अब चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 के अंदर क्या है, सबसे पहले पूछ रहा है हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स ऑफ। हाइड्रोकार्बन्स किसके कंपाउंड होते हैं, जाहिर सी बात है नाम से जाहिर है, कार्बन के और हाइड्रोजन के। सेकंड में पूछ रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पोसेस। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर बेटा डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन्स जो होते हैं उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ओलेफिन्स, ओलेफिन्स पुराना नाम है किसका, किसके लिए यूज किया जाता है, तो वह है अल्कीन्स का पुराना नाम है। एसिटाइलिन्स को कॉमनली क्या कहा जाता है, एसिटाइलिन्स को कॉमनली कहा जाता है अल्काइंस। 6 पे बोल रहे हैं कि डिकम्पोजिशन अगर हम अल्केन्स की करेंगे, अल्केन्स की डिकम्पोजिशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में अल्केन्स की डिकम्पोजिशन करेंगे तो बेटा इसको कहा जाएगा क्रैकिंग। अगर अल्केन्स का नाम दे रहे हैं तो क्रैकिंग, अगर अल्केन्स का नाम ना लें किसी भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड का बोलें तो बेटा नाम हो जाएगा पायरोलिसिस। सेम प्रोसेस लेकिन नाम हो जाएगा उसका पायरोलिसिस। अदर कंपाउंड है तो नाम हो जाएगा पायरोलिसिस, ये चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा। अच्छा अब उसके बाद कंपाउंड्स 7 में बोले हैं दी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग रिंग ऑफ कार्बन एटम्स। वो कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन एटम की रिंग होती है, कार्बन एटम जो होता है साइकिल में होता है, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है साइक्लिक। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा 8 पे क्या बोले हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन से कौन सा वाला अल्केन बनाया जाता है बेटा, वर्ड्स रिएक्शन से बनाया जाता है इथेन, यह आपने याद रख लेना, वर्ड्स रिएक्शन से इथेन बनता है। हमारे पास आगे 9 पे बोल रहे हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज एन एग्जांपल ऑफ। मीथेन की जो क्लोरीनेशन है, मीथेन की क्लोरीनेशन इनमें से किस चीज़ की एग्जांपल है, तो वो एग्जांपल है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ये होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो पूरा नाम है इसका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा उसके बाद 10 पे पूछ रहे हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स पोजेसिंग अ हेक्सागोनल रिंग ऑफ 6 कार्बन एटम। 6 कार्बन एटम्स का रिंग है, 6 कार्बन एटम का 6 कार्बन एटम का रिंग है, तो हेक्सागोनल रिंग जो है 6 कार्बन एटम्स का, उसको क्या कहा जाएगा, उसको साइक्लोहेक्सेन कहा जाएगा। एरोमेटिक इसलिए गलत है क्योंकि एरोमेटिक में बेंजीन के अलावा कोई सा भी आ सकता है, बेंजीन भी आ सकता है, बेंजीन के अलावा भी आ सकता है। एलिफेटिक इसलिए गलत है क्योंकि एलिफेटिक में ओपन चेन होते हैं, इसलिए भी गलत हो गया। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था CnH2n+2 होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन होती है, केरोसिन ऑयल जो होता है वो मिक्सचर होता है एलिफेटिक एसिड्स का, केरोसिन ऑयल जो होता है वो मिक्सचर होता है एलिफेटिक एसिड्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिप्रेजेंट एन अल्केन, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो अल्केन को रिप्रेजेंट करता है। तो अल्केन्स के लिए हमने क्या पहचान याद करी थी कि अल्केन्स की पहचान ये है जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, फिर साथ में 2 और ऐड कर लो हाइड्रोजन्स में, यानी कि अगर 10 कार्बन हैं तो हमारे पास 10 का डबल 20 और 20 के अंदर 2 और ऐड कर लो तो 22 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे
अगर देखो 5 कार्बन तो 5 का डबल 10, 10 के अंदर 2 और ऐड कर लो तो 12 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, ये गलत हो गया। 9 कार्बन है तो 9 का डबल 18, 18 के अंदर 2 और ऐड कर लो तो 20, 20 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, ये भी गलत हो गया। लेकिन ये वाला ऑप्शन सही है बेटा। देखो 7, 7 के अंदर 7 का डबल करो तो 14, 14 के अंदर 2 हाइड्रोजन और ऐड कर लो तो 16। तो ये हमारा अल्केन का जनरल फॉर्मूला पे पूरा उतर रहा है, ये हमारा सही आंसर है। मीथेन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग, बाय मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, बेटा इसके अंदर पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहे हैं कि मीथेन को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। मीथेन को सोडियम एसीटेट के साथ में रिएक्शन करवा दो अगर सोडा लाइम का, तो तब भी बन जाती है सोडियम एसीटेट। मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO Na, और सोडा लाइम जो होता है, सोडा लाइम ये NaOH को कहा जाता है। तो हमारे पास बेटा रिएक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ से हाइड्रोजन टूटेगा और यहाँ से CH3 टूटेगा, तो ये क्या बना लेगा CH4 प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो पहला वाला ऑप्शन तो सही है। दूसरा वाला है मिथाइल आयोडाइड की रिडक्शन से आप इसको बना सकते हैं। तो मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है CH3I प्लस यहाँ पर आप इसको 2 नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा दें तो आगे जाके हमारे पास बन जाएगा CH4 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये वाली बात भी सही है। अगर हम बात करते हैं बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, हाइड्रोलिसिस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की करेंगे तो भी हमारे पास बन जाएगा मीथेन CH3MgI। अगर मैं इसको वाटर के साथ में रिएक्ट कराऊंगा बेटा तो आगे जाके हमारे पास बन जाएगा CH4 प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सो आयोडाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सो आयोडाइड। ये तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी जो होगा बेटा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द कंपाउंड C4H8। C4H8 जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल हैं, जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके डबल, ना ज़्यादा ना कम। तो बेटा ये जनरल फॉर्मूला है अल्कीन का, और अल्कीन जो होता है इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। तो अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होगा, इट मस्ट हैव अ डबल बॉन्ड, ये वाली बात सही है। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स अकर्स, अल्केन्स की हेलोजिनेशन कब होती है, तो अल्केन्स की बेटा हेलोजिनेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हेलोजिनेशन जो होती है अल्केन्स की वो कहाँ पर होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये हमारा सही आंसर है बेटा। अच्छा, होमोलाइटिक फिजन ऑफ एन अल्केन, होमोलाइटिक फिजन ऑफ अल्केन का मतलब क्या है कि फिजन, अल्केन को ब्रेक करना, एक जैसे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना। होमोलाइटिक फिजन ऑफ एन अल्केन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, देखिए जब हम अल्केन्स को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। मार्श गैस कंटेन्स, मार्श गैस इनमें से क्या कंटेन करती है, तो इसका आंसर है मीथेन CH4। मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन जो इनमें से वो होगा जिसके अंदर डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इथाइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रोपेन के अंदर सिंगल बॉन्ड, इथेन पे सिंगल बॉन्ड और मीथेन पे सिंगल बॉन्ड, ये तीनों ऑप्शंस गलत हो गए। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का टाइप फॉर्मूला होता है RMgX। उसके बाद केमिकल नेम होता है बेटा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। देखें अल्काइल ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का फॉर्मूला है RMgX। तो R से मुराद है अल्काइल, Mg से मुराद है बेटा मैग्नीशियम और X से मुराद है हैलाइड्स। तो हमारे पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स, ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा एक सेकेंड, 22 तक पहुंचे थे, अब हमने 23 करना है। पहले 23 के अंदर बोल रहे हैं मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन फॉर द हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज। देखें मोस्ट रिएक्टिव जो होता है वो तो फ्लोरीन होता है, मोस्ट रिएक्टिव जो होता है वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन इतना खतरनाक होता है कि इसका मीथेन के साथ में रिएक्शन बहुत ही वायलेंट होता है, बहुत वायलेंट रिएक्शन होता है फ्लोरीन। अब आप देखो आपको क्लोरीन गिवन है, ब्रोमीन गिवन है और आयोडीन गिवन है, तीनों ही गलत ऑप्शन है। हमारा सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे आ जाए बेटा 24 पे क्या बोले बेटा, 24 पे बोले द कंपाउंड हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। वो कंपाउंड जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई भी होती है, वो कार्बन एटम्स कौन से होते हैं, वो अल्केन्स के होंगे। अल्केन्स के अंदर इथेन भी आएगा और मीथेन भी आएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बोथ इथेन एंड मीथेन। अच्छा बेटा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पूछ रहे हैं इथेन के अंदर। इथेन का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। यहाँ पे 2 कार्बन हमने ड्रॉ किए, 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड वाले कार्बन के साथ। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्मा बॉन्ड्स बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन इथेन इज 7। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स की तादाद पूछ रहे हैं इथीन के स्ट्रक्चर में। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड विथ CH2, यानी कार्बन कार्बन का आपस में डबल बॉन्ड होगा, 2 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे। तो हमारे पास देखें 1 2 3 4 और 5, 5 तो सिग्मा बॉन्ड्स है। एक ये वाला दूसरा वाला बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो 5 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है बेटा, यहाँ पे 5 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। अब उसके बाद बोले नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। यार ये तो मजाक बना दिया इन्होंने, गलत बात है ये तो। चलें आइए जरा चेक करते हैं बेटा। इथाइन, इथाइन, इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है? इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। तो हमारे पास इथाइन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से और फिर एक हाइड्रोजन। अब आप देखें बेटा यहाँ पे कितने सिंगल बॉन्ड हो गए? 1 2 और 3, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और बाकी जो 2 हैं ये 2 पाई बॉन्ड्स हो गए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। 28 के अंदर बोल रहे हैं द हाइड्रोकार्बन्स विच इज यूज्ड, द हाइड्रोकार्बन्स विच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। वो हाइड्रोकार्बन्स जो कि ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनाने के लिए यूज किया जाता है, वो हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं? तो वो हाइड्रोकार्बन है इथाइन। देखा, इथाइन जो होता है, इथाइन का फ्लेम जो होता है वो कहलाता है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम और उसके फ्लेम का टेम्परेचर होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डीकलराइजेस अल्कलाइन केमिनोफोर। इनमें कौन सा कंपाउंड है जो कि कैमिनोफोर के सोल्यूशन को डीकलराइज कर देगा, यानी कि उसका जो पिंक कलर है, पर्पल कलर जो है कैमिनोफोर का, वो खत्म कर देगा। तो देखें अल्काइन जो होता है वो डीकलराइज हो जाता है अल्कीन से। तो अब आप देखें इसमें अल्कीन कौन सा? अल्कीन की पहचान ये है कि जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। ठीक है, ना ज्यादा ना कम, बस जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। ठीक है, तो C2H6 में जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल से ज्यादा है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे C2H4 में जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे C4H8 में जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल है, यानी कि 4 कार्बन है और हाइड्रोजन 8 है, तो दोनों ही सही है। तो आंसर हो जाएगा बोथ B एंड C। अच्छा, 30 पे आ जाओ बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल यील्ड इथाइल ब्रोमाइड। इनमें कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो कि इथाइल ब्रोमाइड बनाएगा? इथाइल ब्रोमाइड बनाने के लिए बेटा हमारे पास एक तो अल्कीन होना चाहिए। जैसा हमारे पास अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड विथ CH2 और साथ में हम उसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है CH3CH2 और साथ में Br। ठीक है, तो ये इस वाले कार्बन के साथ में ब्रोमीन अटैच होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। मार्कोवनिकोव रूल बेटा किस पे अप्लाई होता है? मार्कोवनिकोव रूल बेटा पूछ रहे हैं कि मार्कोवनिकोव रूल अप्लाई होगा इन द एडिशन ऑफ HBr किस पे? मार्कोवनिकोव रूल हमेशा अप्लाई होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन इसमें से कौन सा है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन यानी जिसके अंदर डबल बॉन्ड की दोनों साइड्स एक जैसी ना हो। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड्स की दोनों साइड एक जैसी है दोनों साइड से, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड्स की दोनों साइड एक जैसी नहीं है, तो ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक जगह पे हाइड्रोजन ज़्यादा और एक जगह पे हाइड्रोजन कम है, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो जाएगा हमारा। 32 पे आ जाए। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड इन इथीन। देखें हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन पूछ रहा है, तो हेलोजन की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है? कि हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है HBr से, HBr की ज़्यादा होती है HCl से, और HCl की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है HF से। तो देखें यहाँ पे कौन सा वाला आपको यहाँ पे सही नज़र आ रहा है बेटा? ऑप्शन बी, कि हाइड्रोजन आयोडाइड की ज़्यादा होती है HBr से और HBr की ज़्यादा होती है HCl से। तो आई होप यू गेट द आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं 33 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिंक्ड विथ मीथेन। इसमें कौन सा मीथेन से लिंक्ड नहीं है? तो बेटा मीथेन से कौन सा लिंक्ड नहीं है? कोल गैस में भी मीथेन आ जाती है, फायर डैम्प में मीथेन नहीं आती, प्रोड्यूसर गैस में भी मीथेन होती है और नेचुरल गैस में भी मीथेन होती है, तो हमारा फायर डैम्प जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कार्बन एटम्स इन बेंजीन मॉलिक्यूल आर इंक्लाइंड एट। जो कार्बन एटम्स होते हैं बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर वो कौन से एंगल पे होता है? तो 120 डिग्री के एंगल पे होता है। केरोसिन ऑयल की कॉम्पोजिशन क्या होती है? केरोसिन ऑयल की कॉम्पोजिशन होती है 10 कार्बन से लेकर 12 कार्बन तक के दरमियान में। अच्छा,
और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स इज यूज्ड इन द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, वो कौन से हाइड्रोकार्बन्स है जो कि आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के अंदर यूज होते हैं। तो इसका आंसर है बेटा इथीन। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। तो हमारे पास C2H4 यहाँ पे कहीं पे गिवन नहीं है, तो आप एक ऑप्शन को काट के, ये भी मेरी ना अहली है, ये भी मेरी गलती है, ये भी मेरी गलती है, तो आप यहाँ पे कर लो C2H4। ये वाला ऑप्शन बेटा सही है, हमारा C2H4 इसके अंदर सही आंसर है, क्योंकि C2H4 को इथीन कहा जाता है। नहीं, ये भी मेरी गलती है, सही है। 37 पे आ जाओ। 37 के अंदर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस, इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन जो होता है वो मस्टर्ड गैस की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर है बेटा इथीन। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास 38 के अंदर बोल रहे हैं, 38 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग पॉलीविनाइल क्लोराइड, इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन जो होता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, पीवीसी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पीवीसी बनाने के लिए बेटा विनाइल क्लोराइड यूज़ किया जाएगा, और विनाइल क्लोराइड तो यहाँ पे कहीं पे गिवन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। कैटालाइटिक पॉलीमराइजेशन अगर आप एसिटाइलिन की करोगे, एसिटाइलिन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड विथ CH। अगर आप इसकी कैटालाइटिक पॉलीमराइजेशन करोगे तो आपको इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, जो कि आगे जाके बना देगा C6H6, और C6H6 फॉर्मूला होता है बेंजीन का बेटा। 40 पे आ जाओ। मेथड ऑफ कन्वर्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स इनटू लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड। बेटा ये एक मेथड होता है जिसके अंदर हम बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ते हैं, लार्ज हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ते हैं। लार्ज हाइड्रोकार्बन्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका, और हम इनको तोड़ के क्रैकिंग इनकी करके इनको स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर तोड़ देते हैं, और स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो भी काफ़ी कम होता है। तो हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा क्रैकिंग। हेक्सेन के आइसोमर्स कितने होंगे बेटा, आइसोमर्स निकालने के लिए अभी एक फॉर्मूला बताया ऊपर वीडियो के अंदर कि हम 2 × N-4 + 1 कर लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा। हेक्सेन के अंदर 6 कार्बन एटम्स होते हैं, तो 2 × 6 - 4 + 1 कर लो, तो ये हो जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। ये हो जाएगा 2 × 2 + 1, टोटल 4 + 1 5 आइसोमर्स होंगे यहाँ पे, तो हमारे सही आंसर हो जाएगा 5। अच्छा, बॉन्ड एंगल पूछ रहे हैं बेटा, बॉन्ड एंगल HCC का किस चीज़ के अंदर, इथाइन के अंदर। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल कितना होता है इथाइन के अंदर, तो वो होता है 180 डिग्री। ऑलेफिन्स मतलब ऑयल फॉर्मिंग, एक सेकंड बेटा, सॉरी, ऑलेफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स जो कि बर्न होते हैं धुएं के साथ, वो कंपाउंड्स कहलाते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्रूड ऑयल जो होता है वो मिक्सचर होता है किस चीज़ का, क्रूड ऑयल मिक्सचर होता है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का। उसके बाद 46 पर आ जाओ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज मोनोमर इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ, इनमें से क्या चीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज मोनोमर इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सा यूज हो सकता है एज अ मोनोमर इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। देखिए, मीथेन की पॉलीमराइजेशन नहीं होती, इथेन की भी पॉलीमराइजेशन नहीं होती, लेकिन इथीन की हो जाती है। तो इथीन की पॉलीमराइजेशन से हमारे पास बनता है पॉलीथिन, तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा पॉलीथिन। अच्छा, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अल्केन्स की जो हेलोजिनेशन होती है वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है, अल्केन्स की जो हेलोजिनेशन होती है बेटा वो एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की। मोस्ट स्टेबल हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन सा है, वो है इथेन, क्योंकि इथेन के अंदर सब सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। इथाइलिन को अगर हम बेयर्स एजेंट से यानी कि KMnO4 से रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास बेटा आगे जाके बनता है इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। अच्छा, नेचुरल गैस किस चीज़ का मिक्सचर होती है, तो नेचुरल गैस मिक्सचर होती है मीथेन गैस का और नाइट्रोजन गैस का, मीथेन गैस का और नाइट्रोजन गैस का। नेचुरल गैस के अंदर मीथेन गैस जो होता है वो होता है 94.5%, जबकि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो होती है तकरीबन 4%। तो जहाँ पे मीथेन गैस और आपको नाइट्रोजन गैस दिख जाए तो इसका सही आंसर होगा। अच्छा, ऑल क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स possessing a hexagonal ring of 6 carbon atoms like benzene और benzene derivatives are called, वो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं वो कहलाते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हम नीचे ऑप्शंस पे आके अब इसको देख लेते हैं बेटा, हमारे पास आंसर हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बेंजीन मॉलिक्यूल की शेप इसमें से कैसी होती है, तो बेंजीन मॉलिक्यूल की शेप होती है हेक्सागोनल, लेकिन बेंजीन मॉलिक्यूल की शेप ऐसे ही बोलते हैं कि बेंजीन जो होता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर पर होता है, तो प्लेनर भी शेप होती है इसकी, ये इसका सही आंसर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का होता है C6H6। अरोमा का मतलब क्या होता है बेटा, अरोमा का मतलब होता है स्वीट स्मेल। अच्छा, उसके बाद अरोमा आपने सुना होगा परफ्यूम्स के ऊपर लिखा होता है,
तो उसका मतलब होता है स्मेल। अब 55, ऑल्दो बेंजीन कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड्स इट डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शंस रेडिली, ये रेडिली लिखा हुआ है एट ऑर्डिनरी कंडीशंस बिकॉज, हालांकि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होता है उसके बावजूद ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता ऑर्डिनरी कंडीशन पे। क्यों? क्योंकि इसके डबल बॉन्ड जो होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, ये बात सही है। डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन बहुत तेजी से चेंज कर रहे होते हैं, यानी कि रेजोनेंस का प्रोसेस हो रहा होता है बेटा, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। और इसके बाद रेजोनेंस क्या करते हैं, बेंजीन मॉलिक्यूल की एनर्जी को कम कर देते हैं जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तीनों बातें सही है, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मेन सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स की मेन सोर्स क्या है, तो वो है कोलतार। विच फ्रैक्शन कंटेन्स बेंजीन व्हेन कोलतार इज फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड, इसमें कौन सा फ्रैक्शन ऐसा है जिसके अंदर बेंजीन शामिल होगा जब कोलतार को फ्रैक्शनली डिस्टिल किया जाएगा? तो इसका सही आंसर बेटा लाइट ऑयल। 58 पे बोले सेटिस्फैक्ट्री स्ट्रक्चर बेंजीन का सबसे पहले 1865 में किसने पेश किया था? तो इसका आंसर है कैक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 2 कैक्यूल स्ट्रक्चर। बेंजीन के अंदर बेटा 2 कैक्यूल स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना, यानी कि आप देखोगे डबल बॉन्ड्स रोटेट हो जाते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ डबल बॉन्ड्स, अगर आप देखोगे तो डबल बॉन्ड्स कैसे रोटेट हो जाते हैं कि हमारे पास बेंजीन और ये ऐसे रोटेट हो जाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड्स ऐसे रोटेट हो जाता है हमारे पास। तो इस तरह का या तो ये वाला स्ट्रक्चर होगा या ये वाला स्ट्रक्चर होगा, 2 कैक्यूल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। बेंजीन एग्जिबिट करता है प्रॉपर्टीज दोनों की, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की भी और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की भी। इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है? देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है C6H5, C6H5 मतलब फिनाइल, तो यहाँ पे हमारे पास फिनाइल आ गया और फिनाइल के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है, यानी कि इसका पूरा नाम हो जाएगा बेटा टॉलिन। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, उसके बाद कार्बन एटम बेंजीन के अंदर जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं बेटा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितना होता है बेंजीन के अंदर? तो होता है 12। पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेंजीन के अंदर बेटा वो होते हैं 3। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी पाई बॉन्ड्स नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के अंदर कितना होते हैं? वो होते हैं 6। लेकिन पाई बॉन्ड्स कितना होते हैं बेंजीन के अंदर? तो पाई बॉन्ड्स होते हैं बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं और 12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है बेंजीन के हवाले से। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं बेटा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं किस चीज़ के? बेंजीन के। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बर्न होते हैं किसके साथ? सूटी फ्लेम के साथ। क्योंकि कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज दे हैव हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। 67 पे आ जाओ। द कन्वर्जन ऑफ एन हेक्सेन इनटू बेंजीन बाय पासिंग इट ओवर प्लेटिनियम कैटलिस्ट ओवर 500 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर प्रेशर इज कॉल्ड। बेटा ये प्रोसेस होता है, ये कहलाता है कैटालाइटिक साइक्लाइजेशन। क्योंकि अगर आप एन हेक्सेन के स्ट्रक्चर देखो तो पहले एन हेक्सेन जो होते हैं वो ओपन चेन के अंदर होते हैं, फिर एन हेक्सेन को हम लोग साइकिल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इसकी साइक्लाइजेशन करवाते हैं, तो ये फिर साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोहेक्सेन में, और फिर साइक्लोहेक्सेन से हम इसको बेंजीन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये कैटालाइटिक साइक्लाइजेशन है क्योंकि बीच में कैटालिस्ट भी यूज होता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कैटालाइटिक साइक्लाइजेशन। बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। कार्बन कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड एंगल होता है बेंजीन का वो होता है 120 डिग्री। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी बेंजीन रिंग की किस वजह से होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी जो होती है बेंजीन रिंग की, वो बेंजीन रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी डीलोकलाइजेशन की वजह से होती है। डीलोकलाइजेशन का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बेटा रेजोनेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग काफी स्टेबल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद बेंजीन कैन नॉट अंडरगो, बेंजीन के अंदर कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता बेंजीन के अंदर? एलिमिनेशन नहीं हो सकती, तो हमारा सही आंसर है एलिमिनेशन। ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट होता है बेटा, नाइट्रेटिंग एजेंट जो होता है वो होता है नाइट्रिक एसिड HNO3। अच्छा, उसके बाद कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है बेंजीन के अंदर बेटा वो होती है 1.397 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग। हमारा चैप्टर नंबर 6 खत्म हो गया और चैप्टर नंबर 7 खत्म हो गया, और इसके अंदर हमने 44 मिनट्स तकरीबन हमने अपने कंज्यूम किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कल इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को रिमेनिंग चैप्टर्स के भी MCQs अपलोड कर दूंगा। आई होप यू गेट द पॉइंट और आई होप यू गेट द बेनिफिट फ्रॉम इट। अगर आपको इस वीडियो के अंदर ज़रा सा भी बेटा फ़ायदा हुआ हो तो लाजमी तौर पे मुझे दुआ दीजिएगा और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है शहरयार अहमद और मेरा व्हाट्सएप नंबर है +92, यानी पाकिस्तान का नंबर है 3368163259। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।